हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 25F करेंगे। तो ये प्रॉस्पेक्टस के बारे में है। ओके, तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करती है, उसे ही हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, कितने शेयर आने हैं, कितने रुपए के शेयर आने हैं, कंपनी की क्या स्थिति है, पास्ट में क्या प्रॉफिट रहा है, लॉस रहा है, सारी डिटेल्स वो भेजते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, A public company can raise fund for its business from the public by issuing a document known as prospectus। ध्यान रखेंगे, एक पब्लिक कंपनी अगर फंड रेज करना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, कहाँ से रेज करेगी फंड? आम आदमी से, पब्लिक से। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ प्राइवेट कंपनी शब्द नहीं यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियाँ प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करती हैं, बल्कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। क्या करती हैं? वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी है वो जो है आम आदमी से जो है पैसे रेज करना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू कंटेन ऑल द मटेरियल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और इसमें वो सारी जानकारी होनी चाहिए जैसा कंपनीज एक्ट में बताया गया हो। Any company seeking to raise fund publicly must file a prospectus with the market regulator SEBI। तो कोई भी कंपनी जो फंड रेज करना चाहती है पब्लिकली, उसे एक प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होता है। किसके पास? सेबी के पास में। व्हेन अ कंपनी लॉन्चिंग आईपीओ फाइल अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, है ना, सॉरी, व्हाइल अ कंपनी लॉन्चिंग आईपीओ, जो कंपनी आईपीओ लेकर आती है वो जनरली रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है, और जो बॉन्ड वगैरह इशू करती हैं उन्हें वो जो है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। क्लियर हो गई बात? रेड हेरिंग कौन करेगा? जिसको आईपीओ लाना है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कौन लेकर आएगा? जिसे बॉन्ड इश्यू करना है। लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंस होता है, वो भी समझ लीजिए। रेड हेरिंग कब करना है? जब आपको आईपीओ लेकर आना है। लेकिन सोचो कि मतलब जो है एक सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये हो गया कि हमने एक बार जो है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस बना दिया, तो अगर मान लो आईपीओ अभी आया, इसके बाद में हमने 2-3 बार और अपने शेयर लॉन्च करने हैं, तो फिर फर्दर हमें प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को फाइल कर दिया है। एक फ़ायदा ये भी होता है, यानी रेड हेरिंग जो है सिर्फ आईपीओ लाने में मदद करेगा। उसके बाद फॉरवर्ड वाले जो एफपीओ होते हैं उसमें आपकी मदद नहीं करता है। एफपीओ में उसकी वैल्यू रेड हेरिंग की नहीं चलती है। लेकिन अगर आपको सेल्फ प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया है आपने या फाइल किया है सेबी के साथ में, तो आईपीओ तो लाइए ही, उसके अलावा सब्सिक्वेंटली भी आप जो है फर्दर और भी इश्यूज मतलब जो है अपना शेयर और बार भी इशू कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज अ प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 270 डिफाइंस अ प्रॉस्पेक्टस एज, इस मतलब 270 बताता है कि प्रॉस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट होता है स्पेसिफाइड आर इशूड एज प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे इशू किया गया हो प्रॉस्पेक्टस के तौर पर, जिसमें इंक्लूड किया जाता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को सेक्शन 32 के तहत, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को सेक्शन 31 के तहत। अब ये बातें हमें करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। या कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसमें इन्वाइट किया गया हो किसको? पब्लिक को, कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करें, परचेज करें, एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए सब्सक्राइब, शेयर मतलब सिक्योरिटी, आपका डिवेंचर, शेयर और बॉन्ड सब आ जाएंगे इसमें। ओके, क्लियर हो गई बात? तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जब आम पब्लिक से आपको अपने सिक्योरिटीज़ को जो है सब्सक्राइब करवाना है या उससे आम पब्लिक से परचेज करवाना है, तो उसके लिए जो आप इन्विटेशन का डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसे ही प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। अ रेड हेरिंग इज अ प्रिलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस फाइल्ड विद द सेबी। अब देखिए, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, 3 तरीके के प्रॉस्पेक्टस की बात हमने कर ली। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और एक नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस जिसे हम प्रॉस्पेक्टस ही बोलते हैं। ओके, क्लियरिटी देता हूं मैं आपको तीनों में क्या डिफरेंस है। रेड हेरिंग एक प्रिलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस होता है जिसे सेबी के साथ फाइल किया जाता है, यूजुअली इन कनेक्शन विद द आईपीओ, इसे आईपीओ के कनेक्शन के साथ। यानी कि आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करना पड़ता है। क्लियर हो गया? इसीलिए इसे प्रिलिमिनरी, प्राथमिक प्रॉस्पेक्टस कह दिया जाता है। इट एक्सक्लूड, इसमें ये शामिल नहीं करता है क्या? की डिटेल्स ऑफ द इशू, इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल को ये इंक्लूड नहीं करता है, जैसे प्राइस क्या रहेगा शेयर का, कितने शेयर हम इशू करने हैं, ये सारी बातें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं शामिल होती
है। क्लियर होती है आपको बात। रेड हेरिंग नोटिस में ये सारी बातें नहीं बताई जाती हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, कितने प्राइस पर हम इशू करेंगे। तो ये बातें किस में लिखी जाएंगी, वो आपके नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती हैं। ओके, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ये बातें नहीं लिखी जाती, बल्कि मेन प्रॉस्पेक्टस में वो लिखी जाती हैं। बात करते हैं आगे। सेक्शन 32 कहता क्या है। सेक्शन 32 की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने भी बात की थी ना, ये देखिए सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की बात होती है और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की बात 31 में होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम सेक्शन 32 की यानी रेड हेरिंग नोटिस प्रॉस्पेक्टस की बात करने जा रहे हैं। अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मे इशू अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस प्रायर टू इशू ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस। क्लियर हो जाती है अब मेरे ख्याल से। अब आपको बातें समझ में आ रही हो क्या रहा है। कोई भी कंपनी जो अपनी सिक्योरिटी मार्केट में ऑफर करना चाहती है, लोगों को खरीदने के लिए देना चाहती है, उसको पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहिए, मेन प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस को इशू करने से पहले। क्यों? रेड हेरिंग एक प्रिलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें मुख्य डिटेल्स नहीं होती, जैसे कितने शेयर इशू होंगे और किस रेट पर इशू होंगे। ओके, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस अंडर सबसेक्शन 1 shall file it with the registrar at least 3 days prior to opening of subscription list and offer। तो जो भी कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करती है अंडर सबसेक्शन 1 में, उसको चाहिए कि उसे वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में 3 दिन पहले, सब्सक्रिप्शन के ओपन होने से 3 दिन पहले रजिस्टर जरूर करवा लेना चाहिए। अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस एज आर अप्लीकेबल टू प्रॉस्पेक्टस। यानी कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में जो जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर आएगी, वही जिम्मेदारी, मतलब जो प्रॉस्पेक्टस आने पर जिम्मेदारी होती है, वही ऑब्लिगेशन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी होती है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, रेड हेरिंग है, अरे कोई नहीं इसमें कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। जैसी जितनी जिम्मेदारी प्रॉस्पेक्टस आने पर आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, उतनी ही लाइबिलिटी आपके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से भी बनती है। एनी वेरिएशन बिटवीन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड प्रॉस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रॉस्पेक्टस। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेरिएशन है आपके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में और मेन प्रॉस्पेक्टस में, यदि कोई डिफरेंस है, तो उसको आपको मेन प्रॉस्पेक्टस में वेरिएशन के तौर पर हाईलाइट करके दिखाना होगा कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, अपॉन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द प्रॉस्पेक्टस stating therein total capital raised whether by way of debt or share capital and the closing price of the securities and any other details as are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar and securities board of exchange board यानी सेबी के साथ में। देखिए, बोल रहे हैं कि जब आप सिक्योरिटीज़ के ऑफर को क्लोज करते हैं, तो जो देखिए मैंने बताया आपको, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो होता है उसमें ना तो हम कितने रुपए में शेयर बेचेंगे और कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, कितना कैपिटल यानी कितना पूंजी इकट्ठा हुई, ये सारी बातें नहीं होती हैं। तो जब आप सिक्योरिटी के ऑफर को क्लोज करते हैं, तो जो आपका मेन प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें आपको बताना होगा कि आपने टोटल कितना फंड रेज किया, कितना कैपिटल रेज की, डेट के थ्रू यानी कर्जा के थ्रू किया है, यानी कि डिवेंचर वगैरह इशू किया है, या शेयर के थ्रू किया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस क्या रखा है यानी कि कितने रुपए में शेयर बेचे गए हैं, अदर डिटेल्स जैसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह है, ये सारी डिटेल्स रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं होती हैं। तो उसे मेन प्रॉस्पेक्टस में आप लिखेंगे और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी के पास में फाइल कर देंगे। ओके, तो ये हो गई काम की बातें। अब यहाँ कुछ जो टर्म्स थे, वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, लेकिन इन्होंने दोबारा फिर से बताया है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मतलब वो प्रॉस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती हैं, जैसे कितना क्वांटम, कितने शेयर इशू किए जाएंगे और शेयर का प्राइस क्या रहेगा, ये सारी बातें जिसमें नहीं होती हैं, उस प्रॉस्पेक्टस को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी सेबी वगैरह के साथ में, अलाउइंग देम टू ऑफर सिक्योरिटी टू पब्लिक over a certain period without filing a new prospectus each time, providing flexibility in subsequent offering। मैंने यही बात आपको समझाई थी कि सेल्फ प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है कि एक बार आपने सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, तो एक मान लो जैसे सर्टेन टाइम पीरियड, मान लो 3 साल के लिए ये सेल्फ प्रॉस्पेक्टस वैलिड है, तो अगले मतलब 3 साल के अंदर में जितनी भी बार आप चाहें जो है वो शेयर, अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर को आम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सिक्वेंटली जो है फिर से प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट फाइलिंग न्यू प्रॉस्पेक्टस। हर बार नया प्रॉस्पेक्टस लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला वाली स्थिति है। ठीक है, मतलब बार बार वो चलता रहेगा। तो ये होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। मैंने आपको भी समझा ही दिया था। और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस बॉन्ड के केस में इशू किए जाते हैं। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है?
Hence, put in plain words, prospectus means a document by which a company solicit fund from the public for its capital by way of security। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रॉस्पेक्टस का मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी सहायता से कंपनियां फंड रेज करती हैं आम पब्लिक से, ताकि वो अपनी पूंजी जो है बना सकें सिक्योरिटीज बेच करके, चाहे शेयर बेचे, डिवेंचर बेचे, बॉन्ड बेचे, वो जो भी है ना। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट कंपनियां प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती हैं फंड को रेज करने के लिए पब्लिक से। अब आप सोच रहे होंगे सर कि फिर जोमेटो का शेयर कैसे आता है, करेक्ट है ना, बात दिमाग में आ रहा होगा। तो उसके लिए प्राइवेट कंपनी जो है शेयर इशू करती हैं विदाउट प्रॉस्पेक्टस थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके लिए वो क्या करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं। क्लियर हो गई बात। तो वहाँ जो है अगर पब्लिक कंपनी है तो वो प्रॉस्पेक्टस लेकर आएगी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करके फंड नहीं रेज कर सकती हैं, ये प्रोहिबिटेड है, ये मना होता है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी के AOA में ही ये बात मना की जा चुकी होती है। इट इज़ नेसेसरली द पब्लिक कंपनी हु इशू द प्रॉस्पेक्टस। जरूरी है कि वो कंपनी पब्लिक होनी चाहिए तभी वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। मैंने ये बात आपको समझा दी, ठीक है। However, in the following cases, even though the shares are offered to the public, issue of prospectus is not required। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप पब्लिक को शेयर तो बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। जैसे ही व्हेन अ पर्सन इज इन्वाइटेड टू एंटर इनटू अ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट टू परचेज सब्सक्राइब द शेयर। अगर किसी विशेष व्यक्ति को बुला करके आपने एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करवा लिया, या उसको एग्रीमेंट टू परचेज के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया है, तो उस केस में प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं। लेकिन ये मतलब कठिन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को बुला करके, अब सोचो 1 लाख लोग आपका शेयर खरीदने वाले, तो 1 लाख लोगों को आपको बुलवाना पड़ेगा और उनसे जो है ये अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, उनसे एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। दूसरा केस है, तो अगर आप हर एक से ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर डिवेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यदि आप अपनी कंपनी के शेयर केवल पहले से जिन्होंने हमारा शेयर ले रखा है, डिवेंचर ले रखा है, उन्हीं को इशू करते हैं, तो उस केस में भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं, प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं होती है। व्हेन शेयर्स आर डिवेंचर्स ऑफर्ड आर इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विथ शेयर्स एंड डिवेंचर प्रीवियसली इशूड एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर जो आप नया शेयर या डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स एकदम सेम है जैसी आपने पहले शेयर और डिवेंचर इशू किया हुआ है, और वो शेयर या डिवेंचर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अगर जो है पहले से रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको प्रॉस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल्स जब सेम है तो प्रॉस्पेक्टस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करेंगे कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में हम कंप्लायंस की बात करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल में चर्चा करी प्रॉस्पेक्टस के बारे में। सरल सी बात है, अगर जैसे आप सिलेबस नहीं कवर, मन में घबराहट हो रही है, तो डेली का 4 वीडियो का लक्ष्य लीजिए कि 4 वीडियो देखने हैं, 1.5 की स्पीड कर लीजिए ऐप में और सारे वीडियो देखना शुरू करिए। 4 वीडियो एक दिन में देखेंगे, 30 दिन में 120 वीडियो निपटेंगे, काफ़ी हद तक चीज़ें निपट जाएंगी। और जिस दिन सैटरडे संडे है, चूँकि एग्ज़ाम करीब है, तो उस केस में अभी थोड़ा दिन जो है रिश्तेदारी, नातेदारी और फ्रेंड्स एंड पार्टीज़ ये सब भूल जाइए और फोकस कर लीजिए काम पे। तो सैटरडे संडे के दिन मैं मान लेता हूँ अगर आप 10 वीडियो लगा देते हैं तो कुल मिलाकर के लगभग 6 छुट्टियाँ होती हैं ना, सैटरडे संडे और संडे मिला करके, तो 10 60 वीडियो ये आप और लपेट सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 100 वीडियो यहाँ से 160 के आसपास वीडियोज़ हम देख सकते हैं। 160 वीडियो देखने का अगर हम समझें तो मेरे ख्याल से लगभग 3 मॉड्यूल एक सब्जेक्ट का और 3 मॉड्यूल एक सब्जेक्ट का कवर किया जा सकता है। यानी कि आप ABM का 3 मॉड्यूल्स और BFM का 3 मॉड्यूल 30 डेज में कवर करके पाएंगे। मेरे ख्याल से 160 वीडियो में बात बन जानी चाहिए। पूरा तो नहीं कवर होगा, एक मॉड्यूल रह जाएगा, बट फिर भी आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। समय हर चीज़ को लगता है। आज सोचोगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो नहीं बन सकते भाई, समय लगेगा, है ना। तो निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंथुसियाज्म रखिए, ठीक है। एक टारगेट लीजिए, रूटीन लीजिए कि हाँ मुझे इतना करना ही है, ओके। जैसे मैं करता हूँ कि मुझे 2 वीडियो दिन के बनाने ही बनाने हैं। यदि मैं बना नहीं रहा हूँ तो मैं बैठ के पछता रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगले दिन जो है मैं जो निगेटिव हुआ है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश लगी रहती है। अब सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मान लीजिए अब आपके घर में कोई बीमार पड़ गया भाई, तो उसमें वीडियो देखने तो नहीं बैठेंगे ना, राइट। तो सिचुएशन बन गई, मान लीजिए 2 दिन किसी की तबीयत खराब है, आप उसमें बिजी रहे तो कोई बात नहीं है, आपके 8 वीडियो का नुकसान हुआ। कोशिश ये करिए कि जब अगले दिन 4 वीडियो देखें तो साथ में 1 या 2 वीडियो एक्स्ट्रा देखने का प्रयास करके ये 8 वीडियो को भी बैकलॉग निपटा लीजिए, ठीक है।
ऐसे करके चीज़ें बन जाती हैं, बातें बन जाती हैं, कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होती फ्रेंड। सिंगल अटैम्प्ट में बहुत से लोगों ने पास किया हुआ, सिंगल अटैम्प्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटैम्प्ट लगते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं, जैसे धैर्य से अगर चलें तो 2 अटैम्प्ट लगते हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पहली बार लक ना साथ दे, लेकिन दूसरी बार अगर आप मेहनत करते हैं तो 2 अटैम्प्ट में, मैक्स टू मैक्स 2 अटैम्प्ट में आपका CIB निकल सकता है। ओके, तो ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। लोग पूछते हैं कि सर अभी 15 दिन बचे हैं, क्या पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है सर, बिल्कुल भी पढ़ा जा सकता है। देखिए समझिए, जो है जैसे एग्ज़ाम टाइम में आपको भी पता होगा, जब आपने पढ़ाई करी होगी तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता था, रडार खड़े रहते हैं। एक इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ा होता है। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन कल एग्ज़ाम है, आज के दिन तुम जो है मुझे 250 पेज की जो है बुक दोगे तो हो सकता है मैं 250 पेज पढ़ लूँ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम जब नहीं है, 6 महीने पहले, तो हो सकता है कि 2 पेज पढ़ के मुझे नींद आ जाए, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर 15 दिन बचे हैं तो दबाव आपके ऊपर भी है ऑब्वियसली, और उस दबाव का फ़ायदा उठाइए, अपने दिमाग को बेहतर तरीके से यूज करिए। ओके, घबराने से नहीं होगा। ओके, देखिए अगर लग रहा है कि लंका डूब रही है, लंका डूबने का मतलब कि आपको लगता है कि कुछ नहीं मेरे हाथ आ रहा है, तो उस केस में कम से कम 3 मॉड्यूल पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं 5 सब्जेक्ट नहीं पास कर सकता, तो कम से कम कोशिश करिए 2 सब्जेक्ट इस बार निकालने का प्रयास करिए। मतलब जब आपको ये पता है कि मेरे हाथ कुछ नहीं आना है ना, जब पता है कि मौत ही होने जा रही है, तो कम से कम जो लपेट पाएँ वो लपेट दें, ये वाली बात है, ठीक है। तो जितना आपको लगता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, जो आपकी क्षमता है, समय है, बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे हैं, वो परेशान करके रखते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन होती है। बट अगर हम ये लगता है कि नहीं मैं मतलब मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे टाइम नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोशिश करिए कि कम से कम 2 पेपर उठा लीजिए। अब जब 2 पेपर लिया और 3 पेपर छोड़ दिए ना, देखो सरदर्द ऑटोमेटिक कम हो गया। क्यों? क्योंकि 5 किताबें पढ़नी है, 5 किताबों के वीडियो देखने हैं, वहाँ 2 वीडियो देखने हैं, तो आसान हो गया ना। तो 2 वीडियोज़ देख ली, 2 पेपर कवर करने का प्रयास करिए, जो सरल सरल लगते हों आपको, ठीक है। सबसे सरल BRBL है, यकीन मानिए, इससे सरल कोई भी पेपर अभी रहा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लिया, लेकिन मेरा पर्पज़ मोटिवेट करने का है। उम्मीद है कि ये बातें आपके जहन में, आपके दिमाग में जाएंगी और आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करें तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी, यहाँ प्राइवेट कंपनी का जिक्र नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस के लिए फ़ंड रेज करना चाहती है, कैपिटल यानी पूंजी अरेंज करना चाहती है, और उसके लिए वो जो है शेयर या फिर डिवेंचर वगैरह इशू करती है पब्लिक के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होती हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो मौजूद होती हैं। कोई भी कंपनी जो फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, उसे ज़रूरी होता है कि वो सेबी के साथ में अपना प्रॉस्पेक्टस फाइल करे। जो कंपनी IPO लाती है उसे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जो कंपनी बॉन्ड लाती है उसे सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 270 कहता है कि प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप पब्लिक से, आम आदमी से अपना शेयर खरीदवाना चाहते हैं, उसको सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप इशू करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। ये प्रॉस्पेक्टस में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस 31 के तहत आता है। कोई नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर भी जो है आपका प्रॉस्पेक्टस कहलाया जा सकता है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक प्राइमरी प्रॉस्पेक्टस होता है, जिसे सेबी के साथ फाइल किया जाता है IPO लाने से पहले, और इसमें जो है की डिटेल्स नहीं होती हैं, जैसे कितने प्राइस पर हम बेचेंगे, कितनी पूंजी इकट्ठा होगी और कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, ये बातें इसमें नहीं बताई जाती हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में सेक्शन 32 बात करता है। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में बात करें तो कंपनी अगर कोई जो है सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहती है आम आदमी को, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो जो है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और तब जाकर के मेन प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। उसके बाद में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाता है। सब्सक्रिप्शन ओपन होने से 3 दिन पहले ज़रूर से ज़रूर करवा लेना चाहिए। जितनी ऑब्लिगेशन, जितनी लायबिलिटी आपकी प्रॉस्पेक्टस में होती है, उतनी ही ऑब्लिगेशन और जो है आपकी जिम्मेदारियां रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी होती हैं। अगर किसी तरीके का कोई वेरिएशन है तो मेन प्रॉस्पेक्टस में या प्रॉस्पेक्टस में आप ये बताएंगे हाईलाइट करके कि हमारे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में और इस प्रॉस्पेक्टस में कहाँ कहाँ पर वेरिएशन है। जब भी ऑफर क्लोज किया जाएगा, सिक्योरिटी का बेचना हम बंद करेंगे, शेयर का बेचना हम बंद करेंगे, तो हम अपने मेन प्रॉस्पेक्टस में कुल कितनी पूंजी रेज हुई है, हमने डेट लिया है कि हमने शेयर कैपिटल पूंजी अरेंज की है, ये बताना होगा, किस रेट पर हमने शेयर को बेचा हुआ है, कितने नंबर ऑफ शेयर बेचे हैं, ये सारी डिटेल्स को हम मेन प्रॉस्पेक्टस में लिख करके
रजिस्ट्रार के साथ और सेबी के साथ फाइल कर देते हैं इसको, ओके, क्योंकि ये डिटेल्स रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं होती हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको बताया वह प्रॉस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती हैं, इसमें ये नहीं बताया था कि कितने शेयर कितने प्राइस पर इशू किए जाएंगे, ये सारी डिटेल्स रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं होते हैं। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस वो प्रॉस्पेक्टस होता है जिसको एक बार अगर आपने फाइल कर दिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में फाइल कर दिया तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आप कितनी भी बार जो है अपने शेयर को आम आदमी को बेच सकते हैं। उसके लिए सब्सिक्वेंटली ऑफरिंग के लिए आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉस्पेक्टस अगर हम कहें, ठीक है, सरल शब्दों में प्रॉस्पेक्टस वह डॉक्यूमेंट होता है जिसकी सहायता से आम पब्लिक से हम पूंजी इकट्ठा करते हैं, सिक्योरिटीज बेच करके, शेयर बॉन्ड और डिवेंचर बेच करके, या कंपनी इकट्ठा करती है, हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनियों को प्रॉस्पेक्टस इशू करने का, प्रॉस्पेक्टस इशू करके फंड रेज करने का अधिकार नहीं होता है। ये मना किया गया है, प्रोहिबिटेड है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी का एओए ही नहीं अलाउ करता है। जरूरी है कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए तभी वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनियां जो है शेयर इशू करती हैं उसके लिए वो यूज करती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट का। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे हम हर एक व्यक्ति को बुलाएं, उसके साथ एग्रीमेंट करें कि तो हमारा शेयर परचेज करोगे या सब्सक्राइब करोगे, या उससे अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट करवाएं, तो उस केस में प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स को ही शेयर इशू करना चाहती है तो उस केस में भी प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। या कंपनी जो शेयर या डिवेंचर इशू करने जा रही है वो पहले इशू किए गए शेयर और डिवेंचर के जैसे ही हैं तो और वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में भी प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करेंगे कि कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अ प्रॉस्पेक्टस कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनने के बाद में ही प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जा सकता है। कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस के जो कंटेंट होंगे, सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट द मैंडेटरी प्रोविजन दैट आर स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 26 बताता है। हम यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी सेक्शन 26 में जो डिटेल दी है वो सारी डिटेल्स हमें प्रॉस्पेक्टस में प्रोवाइड करनी होती है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये जरूरी होता है कि प्रॉस्पेक्टस में डेट जरूर होनी चाहिए, ओके, इट इज स्टेटेड दैट प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, उसमें डेट जरूर होनी चाहिए ताकि ये जो है एविडेंस हो जाए कि हाँ किस डेट को प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश किया गया है। सिग्नेचर ऑफ एवरी डायरेक्टर ऑन प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस पर हर डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अब प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी पर्सन मेंशन्ड देयर इन एज डायरेक्टर और प्रपोज टू बी डायरेक्टर, यानी कि प्रॉस्पेक्टस में जितने लोगों को या तो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर बनने वाले हैं, अगर उनका नाम लिखा गया है, मेंशन किया गया है, तो उन सबके सिग्नेचर होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म विद द प्रॉस्पेक्टस, एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शेयर मस्ट बी एकम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो जितने भी आप शेयर बेचने के लिए जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बेचेंगे देंगे उसके साथ में प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी लगाई जानी चाहिए। एक्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म्स इशूड अंडरराइटर्स टू अंडरराइटर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रहे हैं किसको, अंडरराइटर्स को, या पहले से जो शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो उस केस में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको प्रॉस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हर एक एप्लीकेशन फॉर्म शेयर के लिए जो इशू होता है उसके साथ में प्रॉस्पेक्टस की कॉपी होनी चाहिए। स्टेटमेंट्स बाय एक्सपर्ट इन प्रॉस्पेक्टस, जो आपका प्रॉस्पेक्टस है उसमें एक्सपर्ट अपने कमेंट दे सकते हैं, कमेंट देते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। अ प्रॉस्पेक्टस इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट कैन नॉट बी इशूड, ठीक है, एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें स्टेटमेंट किया गया है, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, उसे इशू नहीं किया जा सकता है अनलेस ही हैज़ गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द इशू देयर ऑफ और ही हैज़ विड्रॉन सच हैज़ नॉट विड्रॉन कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टू रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखिए क्या कह रहे हैं, समझाते हैं। तो कोई एक प्रॉस्पेक्टस है जिसमें जो है एक्सपर्ट के कमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, एक्सपर्ट ने अपनी राय दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उस प्रॉस्पेक्टस को तब तक इशू नहीं कर सकते हैं जब तक ये जो एक्सपर्ट है अपनी लिखित में कंसेंट ना दे दे, ठीक है, या फिर उसने अगर कंसेंट दे रखी है लेकिन उसको विड्रॉ नहीं किया है, कब तक ना विड्रॉ करें, जब तक कि हम उस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर ना करवा लें, ठीक है। मतलब कहने का पहला, प्रॉस्पेक्टस में एक्सपर्ट के कमेंट हैं तो पहली चीज़ उसे अपनी रिटर्न सहमति देनी होगी, रिटर्न कंसेंट, कि हाँ मेरे कमेंट्स आप अपने प्रॉस्पेक्टस में यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, जैसे चेतन भगत ने मान लो एक्सपर्ट कमेंट दे दिया, असनीर ग्रोवर ने दे दिया, ठीक है, तो अब उसने एक्सपर्ट कमेंट दे दिए, तो अब इस कंपनी को चाहिए कि अपने प्रॉस्पेक्टस में वो कमेंट डालने से पहले इनसे लिखित में लिखवा ले कि भाई हाँ
असनीर ग्रोवर ने कमेंट दिए हुए हैं, ये बात वो कंफर्म करता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है असनीर ग्रोवर ने अभी कमेंट दिया, बाद में वो विड्रॉ कर जाए। ठीक है, तो अगर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर होने से पहले ये विड्रॉ कर लेता है तो आप इस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। ओके, वही यहाँ बातें बताई गई हैं। एक्सपर्ट मस्ट नॉट बी इंगेज्ड आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ध्यान रखिए, जो एक्सपर्ट यहाँ पर अपनी राय देगा वो उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के फॉर्मेशन में किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए उसका। ये नहीं कि है ना आप उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और आप एक्सपर्ट बन के वहाँ राय दें, वो नहीं चलेगा। ओके, यानी अनबायस्ड डिसीजन वाली बात हो गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात करें, बिफोर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस सेम मस्ट बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन विद द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर स्टिपुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हम जो है प्रॉस्पेक्टस को इशू करें उससे पहले हमें ये ज़रूरी होता है कि हम उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ले जा करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं, जैसे कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का राजीनामा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, है ना, कितना रेनुमरेशन वगैरह मैनेजर पर्सन को मिलेगा, ये सारी डिटेल्स के साथ में हमें प्रॉस्पेक्टस को साइन करवा लेना होता है, यानी रजिस्टर करवा लेना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ़ इट इज़ इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच कॉपी देयर ऑफ इज डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जिस दिन प्रॉस्पेक्टस की कॉपी मिली, अगर उसके 90 दिन बाद अगर आप जो है उस प्रॉस्पेक्टस को इशू करना चाहते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि रजिस्ट्रार के पास में आपने प्रॉस्पेक्टस की कॉपी भेजी, डिलीवर हुई, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको इस प्रॉस्पेक्टस को पब्लिकली इशू कर देना होता है। ओके, मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस एंड रेमेडीज। मान लो कि जो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है उसमें जो है गलत जानकारी दी गई है, तो क्या होगा, उसमें क्या समाधान हमारे पास अवेलेबल, इसकी बात कर रहे हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन इंड्यूस्ड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स आर डिवेंचर ऑन फेथ ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस व्हिच इज अनट्रू हैज़ द टू फोल्ड रेमेडी। कोई व्यक्ति जिसने प्रॉस्पेक्टस में लिखी गई स्टेटमेंट बातों में विश्वास करके, उस पर भरोसा करके शेयर को खरीद लिया है, डिवेंचर्स को खरीद लिया है, लेकिन वो बातें गलत थीं, तो उस व्यक्ति के पास में दो रेमेडी है, दो समाधान है। पहला, रेमेडी अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के खिलाफ आप जो है समाधान ढूंढ सकते हैं। दूसरा, रेमेडी अगेंस्ट प्रमोटर एंड एक्सपर्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या रेमेडी अगेंस्ट जो प्रमोटर है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, या और वो एक्सपर्ट जिसने अपनी राय दे रखी है उसमें। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉस्पेक्टस के इशू करने के लिए। यानी हम कंपनी को जो है कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं या प्रमोटर और एक्सपर्ट के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, दो तरीके से। ठीक है, यहाँ लाइबिलिटी जो बनती है इनकी, कंपनी की या प्रमोटर्स की, वो सिविल लाइबिलिटी भी होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है। सिविल लाइबिलिटी में बात करते हैं, रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में क्या रेमेडी है। इफ़ देयर आर अनट्रू स्टेटमेंट, अगर जो है प्रॉस्पेक्टस में झूठे स्टेटमेंट हैं, मिस स्टेटमेंट हैं, या ओमिशन है, स्टेटमेंट लिखा ही नहीं गया है प्रॉस्पेक्टस में, which have induced any shareholders or debenture holder to buy shares or debenture respectively, the person has twofold remedy। मतलब जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें गलत झूठे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ही नहीं, उनको ओमिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से, लेकिन उन बातों को प्रॉस्पेक्टस को पढ़ करके ही शेयर होल्डर ने अगर शेयर या डिवेंचर्स खरीद लिया है तो उसका दो विकल्प होते हैं। पहला, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ही डिनाई कर दे, मना कर दे कि हमको मतलब है नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते, तुम्हारा हम शेयर लेंगे नहीं, या ले भी लिया है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, पैसा लौटाओ। ठीक है। दूसरा, ही कैन क्लेम द डैमेज फ्रॉम कंपनी वेदर स्टेटमेंट इज फ्रॉडलेंट वन और इनोसेंट वन। वो जो है अपने जो उसको डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसका शेयर खरीदने की वजह से, डिवेंचर खरीदने की वजह से, उसको कंपनी से क्लेम कर सकता है। ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट में फ्रॉड हो या नॉर्मल सा हो, उससे मतलब नहीं है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इसकी वजह से जो भी नुकसान होता है उसको आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मार दीजिए। दूसरा विकल्प है कि जो भी आपको नुकसान हुआ उसको कंपनी से क्लेम कर लीजिए। रेमेडीज अगेंस्ट द प्रमोटर एंड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट और प्रमोटर के अगेंस्ट में क्या रेमेडीज होती हैं। सूट फॉर डैमेजेस कैन बी फाइल्ड विथ मिस स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस अगेंस्ट द प्रमोटर एंड एक्सपर्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल आर एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द। तो यहाँ पर भी वही रेमेडी है कि अगर आपको प्रमोटर की वजह से, एक्सपर्ट की कमेंट की वजह से अगर कोई आपको नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और अपना जो डैमेज है उसको रिकवर कर सकते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। देखिए यहाँ बात हुई थी कि दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी की हमने बात कर ली
क्रिमिनल लाइबिलिटी भी मिलती है जिसमें जेल हो सकती है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट सर्टेन मैटर्स एंड रिपोर्ट मस्ट बी स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस, मतलब ये कहा गया कि प्रॉस्पेक्टस में कुछ सर्टेन चीज़ें और रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। फेलियर टू डू सो विल रेंडर द डायरेक्टर आर एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ सच प्रॉस्पेक्टस टू बी पनिश विद द फाइन। अगर ऐसा करने में आप फेल हो जाते हैं, जो सर्टेन रिपोर्ट्स और मैटर बताए जाने थे वो आप नहीं बताते हैं, तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार डायरेक्टर होगा या कोई दूसरा व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको पनिश किया जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगाई जाएगी, इवन जेल भी हो सकती है। ओके, सेक्शन 34 कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 34 कहता है इफ प्रॉस्पेक्टस कंटेन एन अनट्रू स्टेटमेंट एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस शैल बी पनिशबल विद द फाइन आर इम्प्रिजनमेंट आर बोथ। ठीक है, तो सेक्शन 34 कहता है कि अगर गलती आपसे हुई है, प्रॉस्पेक्टस में हमने गलत जानकारी दे रखी है, तो उसके लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनको पनिश किया जाएगा, उनको फाइन भी लगाई जाएगी, उनको जेल भी हो सकता है। ओके, अब जेल हो सकती है और वो सारी, उसके बाद ये पूरी जितनी इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो है इसका सारांश यही है कि मान लो आपको पनिश किया जा सकता है जिसमें आपको फाइन लगेगी प्लस आपको जेल भी हो सकती है अंडर सेक्शन 477, सेक्शन 477 के तहत। लेकिन यदि वो व्यक्ति ये बात साबित कर दे जिसके ऊपर आप फाइन लगाने जा रहे हैं, वो ये साबित कर दे कि उसका रीजनेबल ग्राउंड था ये विश्वास करने का कि हाँ जो प्रॉस्पेक्टस में उसने जानकारी दे रखी है वो स्टेटमेंट उसके हिसाब से ट्रू थे या उसका इंक्लूजन या ओमिशन करना जरूरी था, अगर वो ये बात साबित कर देता है तो उसको बख्श दिया जाएगा। बस इतनी ही बात ये पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में कही गई है। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स जो है। तो अगर मिस स्टेटमेंट है प्रॉस्पेक्टस में तो क्या होगा, उसके लिए व्यक्ति के पास रेमेडी क्या है। तो पर्सन जिसने स्टेटमेंट जो प्रॉस्पेक्टस में स्टेटमेंट दिया था उसी को विश्वास करके शेयर खरीद लिया है, जबकि उसमें प्रॉस्पेक्टस में जो जानकारी दे रखी थी वो गलत थी, तो उस केस में उसका दो विकल्प होते हैं। पहला, वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, दूसरा वो जो है प्रमोटर और एक्सपर्ट के खिलाफ केस कर सकता है। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो सिविल भी होती है और क्रिमिनल भी होती है। सिविल लाइबिलिटी में कंपनी के खिलाफ क्या रेमेडी, क्या विकल्प अवेलेबल होता है, तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया है जिसकी वजह से आपने शेयर या डिवेंचर खरीद लिया है, तो दो विकल्प हैं। पहला, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, बोल दीजिए हमको खरीदना ही नहीं तुम्हारे शेयर। दूसरा, अगर मान लो शेयर खरीद लिया है तो जो भी उसकी वजह से आपको डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ, उसको आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। ओके, दूसरा, प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स से अगर हुआ है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का विकल्प नहीं, बल्कि आपको सूट फाइल करनी पड़ेगी जो भी डैमेज आपको शेयर खरीदने की वजह से हुआ है। ओके, क्रिमिनल लाइबिलिटी में व्यक्ति को सेक्शन 34 कंपनीज एक्ट सेक्शन 34 कहता है कि कुछ सर्टन डिटेल्स जो है जरूर होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टस में। अगर मान लो वो नहीं है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, हर व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, उसके लिए फाइन भी लगाई जा सकती है, जेल भी भेजा सकता है, या दोनों हो सकता है। अब बचने का तरीका क्या है कि भाई जो आपने डिटेल्स ओमिट करी है, जो आपने गलत जानकारी दे रखी है, वो आपके हिसाब से आपका बिलीव था, आप मानते थे कि नहीं वो सही जानकारी है, उस जानकारी का ओमिट करना जरूरी था। ओके, अगर ऐसा आपको लगता है तो उस केस में आपको बचाया जा सकता है, अदरवाइज जो है आपको 5 लाख की फाइन, 2 साल की जेल, ये सब संभव होती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस प्रॉस्पेक्टस के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। होप है आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।